चलिए तो नमस्कार, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आर्य पॉइंट पे। और जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता में हमने जान लिया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ था और क्यों, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता जो ये दिया गया है टॉपिक, ये क्यों दिया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निर्धारित जो काल है वो है और कौन कौन से विद्वानों ने कालों का निर्धारण किया है, समयों का निर्धारण किया है, ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार सरीखी निगाह से देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और रिवीजन भी ये हो जाएगा एक तरीके से, और क्या कहते हैं, क्लास की शुरुआत भी हो पाएगी और आपको टॉपिक भी क्लियर होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कोई भी फिल्म देखने से पहले उसका टाइटल बहुत जरूरी है, बिना टाइटल के आप उस फिल्म को समझ नहीं पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके टाइटल को समझना जरूरी है। आप उसके टाइटल को समझ लेंगे तो फिर उसके आगे की कहानी खुद ब खुद एक दूसरे से रिलेट करती हुई आगे चलती जाएगी। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तथा पश्चिम में सुत्का गैंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। तो ये जो स्थान है, जम्मू कश्मीर, मांडा, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, सुत्का पश्चिम में सुत्का गैंडोर और आलमगीरपुर मेरठ में, ये सारे के सारे स्थान हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद में आगे आते हैं हम। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन, मैंने कल ये बताया ही था कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ नहीं, आप यदि अपने बौद्धिक विकास को, जो आपका बेसिक नॉलेज है उसको भी अगर इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको हर छोटी बड़ी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक मैंने देखा था और मैंने देखा है और मैंने अधिकतर बच्चों के मुंह से सुना है कि यदि आप पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी को लेकर के चलेंगे कि मैं पढ़ूं और मुझे उससे नौकरी मिल जाए, तो वो पढ़ाई आज नहीं तो कल फिर वो बर्बाद हो जानी है, डिस्ट्रॉय हो जानी है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई का उद्देश्य, आपकी पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना है, अगर नौकरी ना भी मिली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं उस पढ़ाई के भरोसे अपने जीवन में कुछ इतना अच्छा कर लूंगा कि मुझे लाइफ में कभी भी सरकारी नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप मान के चलिए कि वो पढ़ाई आपके लिए बड़ी सार्थक सिद्ध होगी। मैंने देखा है कई बार बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं और अगर उनका किसी भी कारणवश सिलेक्शन नहीं होता है, नौकरी नहीं लगती है, तो जो बच्चे पढ़ाई को, नौकरी को बेस बनाकर पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई कुछ ही टाइम तक उनके साथ रहती है। लेकिन जो बच्चे इस बिहाफ पे पढ़ाई करना शुरू करते हैं कि यार अगर नौकरी ना भी मिली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने इतना पढ़ लिया है कि अगर मैं एक जगह पर बैठकर 4 बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करूंगा तो मान के चलिए कि वो आपकी नौकरी से कहीं ज्यादा सार्थक सिद्ध होगा और आपके जीवन को एक नई दिशा दे देगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि चार्ल्स मैसन, अब चार्ल्स मैसन जो है ये 1826 में सैंधव सभ्यता का पता लगाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष। अब ये 2 चीजें आपको बहुत जरूरी है जाननी। पहला तो सर जॉन मार्शल, उनका नाम आपको याद होना ही होना चाहिए और आपको 1921 ये याद होना चाहिए। और इनके नेतृत्व में कौन थे? इनके नेतृत्व में थे दयाराम साहनी जी, बड़ा प्रचलित नाम है दयाराम साहनी जी। इनके नेतृत्व में इन्होंने खोज करी थी किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। वो भी कैसे? उत्खनन करके।
उत्खनन के बारे में मैंने कल आपको बता ही दिया था कि जो ये शहर हैं, जो सभ्यताएं हैं, ये जमीन के अंदर की दबी हुई सभ्यताएं हैं और इनको जो है उत्खनन करके यानी खोद करके फिर इनके बारे में पता लगाया गया है कार्बन डेटिंग पद्धति से। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल रही हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज करी और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण। अब चलिए भाई, अगर हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न विभिन्न विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो कालों का निर्धारण किया है, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसा व्यक्ति तो था नहीं जिसने घड़ी और क्या कहते हैं एक डेटिंग टाइम के जरिए सारी चीजों को डिक्लेयर करके रखा था कि नहीं फला तारीख में फला ईयर में ये सारी चीजें हुई। कार्बन डेटिंग पद्धति के जरिए जो पुराने अवशेष मिले थे जमीन से, उन्हीं के क्या कहते हैं उन्हीं पे शोध करने के बाद पता चलता है कि फला जगह से फला चीजें फला डेट में मिल रही है। तो यहां पर देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां मैं लिखे दे रहा हूं विद्वान है ये, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये विद्वान है विज्ञान नहीं है, तो ये गलत है। विद्वान और निर्धारित काल, अब जॉन मार्शल जी जो निर्धारित समय बताते हैं हड़प्पा सभ्यता की, वो 3250 यानी 3250 से लेके 2750 ईस्वी पूर्व का बताते हैं। फिर इसी क्रम में आ जाते माधव स्वरूप वत्स जी बताते हैं 3500 से लेकर के 2700 ईस्वी पूर्व तक का समय। फिर मार्टिमर व्हीलर जी बताते हैं 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक का समय। फिर उसके बाद में अर्नेस्ट मैके बताते हैं 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व तक का समय। ये हड़प्पा काल के निर्धारण करने वाले विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड बताया है, क्योंकि उस टाइम कोई व्यक्ति नहीं था, उस टाइम कोई ऐसी पद्धति नहीं थी, उस टाइम कोई ऐसा कैलेंडर नहीं था कि जो कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड को बता सके। सब इधर उधर का एक आध साल पीछे आगे का इस तरीके से सारी चीजें बताई जा रही। तो अब इसमें क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। अर्नेस्ट मैके बताते हैं 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व तक का समय। फेयर सर्विस 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व तक का समय बताते हैं। और सी जे गेड ये 2350 से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक का समय बताते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। फिर जो अगली लाइन आपकी होगी वो होगी हड़प्पा कालीन 4 बड़े नगर। देखिए ये चीजें आपको थोड़ा सा, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको मैं खुद ब खुद बताता चलूंगा कि आपको उस चीजों पर हाईलाइट होने के जरिए वो चीजें आपको माइंड में आपके स्टक करें कि यार ये वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स मुझे याद करने हैं, ये सारे वर्ड्स पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है और बहुत ध्यान से देखनी है। हड़प्पा कालीन 4 बड़े नगर, हड़प्पा कालीन 4 बड़े नगर कौन से हो जाएंगे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और गनवेरीवाल। अब पता है प्रश्न कहां से बनेगा, आपने पढ़ लिया प्रश्न, एक क्या कहते हैं लाइन से, एक वन लाइनर से प्रश्न बनाने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका, हड़प्पा कालीन के 4 बड़े नगर, आपके ऐसे 1 2 3 मतलब ABCD करके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका जिसमें से सही ऑप्शन चुनना होगा। अब वहां पर ये नहीं देंगे हड़प्पा, धौलावीरा, गनवेरीवाल, एक मोहनजोदड़ो डाल दिए, दूसरा सिंधु सभ्यता डाल दिया, तीसरा उससे रिलेटेड कुछ डाल दिया, चौथा उससे रिलेटेड कुछ डाल दिया। अब उसमें से आपको 4 जो है क्या कहते हैं 4 ऑप्शंस में चूज करना है। अब आपने हड़प्पा कालीन को अगर मोहनजोदड़ो को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो पढ़ा है, बाकी हड़प्पा कालीन, सिंधु सभ्यता, ये सारी चीजें एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इर्द गिर्द है। जैसे हड़प्पा एक सभ्यता है, सिविलाइजेशंस है, वैसे सिंधु भी एक सभ्यता है जो कि पश्चिम में जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान प्रांत के इर्द गिर्द देखने को मिलती है हमको। तो इस आधार पर मोहनजोदड़ो आपका अगर उस ऑप्शन में है तो मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप थोड़ा सा हाई अप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ये वनडे एग्जाम के लिए इस तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल और क्या कहते हैं जेल वार्डन,
फायर मैन में देखने को ये सारी चीजें मिलती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन, हल्के लेवल के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, लेवल अप में अगर आप एसएससी में चले गए, जीडी में भी बहुत हल्के क्रम में होते हैं, लेकिन अब जीडी थोड़ा सा अपना वो टीसीएस जो पेपर करवा रहा है वो धीरे धीरे करके अपना सिस्टम अपडेट कर रहा है। अपडेट कैसे कर रहा है? अब उसमें यह पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा किन कालीन के प्रसिद्ध नगर हैं, किस काल के प्रसिद्ध नगर हैं। अब उसमें 3-4 काल दे दिए गए। अब उसमें एक ऑप्शन हड़प्पा होगा, एक ऑप्शन सिंधु होगा, तो अब उसमें जो है आपको टिक करना हो। तो इस तरीके से प्रश्न की, एक ही प्रश्न की कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़िए सटीक पढ़िए और अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए कि हम अगर प्रश्न कैसे भी आ जाए उस प्रश्न को कर लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता की देन है। हम सभी के घरों में स्वास्तिक की पूजा होती है, स्वास्तिक चिन्ह दीवालों पर लगाया जाता है, शुभ माना जाता है। कोई भी नई चीज हम खरीदते हैं तो उसमें स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। और वह किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा से मिली मुहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी से निर्मित है। मुहरे जो मुहरों में सर्वाधिक सेलखड़ी से निर्मित है। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब ये लोथल और कालीबंगा ये दो नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े प्रसिद्ध नाम, जिसमें जहां पे कौन से साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कोटदीजी से पत्थर का वाणाग्र मिला है। ठीक है, कोटदीजी से पत्थर के वाणाग्र मिले हैं। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिर घोड़ों की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटडा से प्राप्त हुई है। अब देखो घोड़ों की जानकारी यदि हम देखें 1921 और 22 में, कहां से? क्योंकि ये बात तो 1921 और 22 की हो रही है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। हमने हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों की जानकारी किन किन स्थानों से मिली है, कौन कौन सभ्यताओं से मिली है और सभ्यताओं में किन जगहों से मिली है? तो मोहनजोदड़ो, लोथल तथा, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, देखो, मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटडा से प्राप्त हुई है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती जो है वो कुंतासी, धौलावीरा और राखी गढ़ी है। ये चीज आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशुबलि के प्रमाण मिले हैं। अच्छा, ये चीज थोड़ा सा आप देखने की योग्य है और इसको समझ लीजिए। पशुबलि जो पहले टाइम के लोग थे, हालांकि अभी भी हम देखते हैं गांवों में, देहातों में, हमारे यहाँ पे, या जहां जहां बहुत पुरानी परंपरा से जुड़े लोग हैं, या आप चले जाइए इधर दक्षिण में, कुछ ट्राइबल्स एरियाज ऐसे हैं, कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो आज भी पशुबलि को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जो पशुबलि की प्रक्रिया है ये कहां से देखने को मिलती है उस समय? तो ये मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जो है, कालीबंगा से प्राप्त हुए कुछ साक्ष्यों से और मोहरों से पता चलता है कि उस टाइम भी पशुबलि होती थी, क्योंकि पशुबलि के कुछ जो है क्या कहते हैं मोहरों पर उनकी आकृति छपी हुई थी। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। भी मैंने आपको बताया ही कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है सिंधी भाषा में वो टीला है। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। देखिए हड़प्पा, कोई भी सभ्यता जो होती है, मैं आपसे बता दूं, सभ्यता का मतलब होता है कि ऐसा स्थान और उस स्थान पर निवास करने वाले ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त जल संसाधन हो या जल साधन हो, जल सोर्स हो, वाटर सोर्सेज हो, और वह खेती कर सके, साथ ही साथ वह अपने जो है अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। वो जिन भी स्थानों पर है, जितने भी समय के लिए है, वहां की क्या कहते हैं वातावरणीय स्थिति बहुत अच्छी हो। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि जो हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था
वो था कृषि, क्योंकि इनके पास व्यापार का उस टाइम कोई वो नहीं था, तो जो इनका मुख्य साधन था वो था कृषि। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। युग्म समाधियां क्या है? युग्म समाधियां का मतलब है कि एक जो है कब्र है, उसमें दो लोग हैं और वो दोनों को दफनाया गया है। अब इससे तो एक ये पता चलता है, एक जो हमारे क्या कहते हैं विद्वान है वो ये जानते हैं कि ये दोनों, मतलब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, इतिहास का मतलब होता है कहानी। इति मतलब पुराना, हास मतलब जानकारी। आपको इतिहास में खास करके एंशिएंट हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड या जो चीजें देखने को मिलेंगी वो इस तरीके से देखने को मिलेंगी कि कुछ के तो प्रमाण हैं पर कुछ के प्रमाण नहीं है। अब मुझे बताइए, यहां पर एक जो वर्ड आया है युग्म, युग्म 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 का मतलब होता है दो लोगों का साथ का जोड़ा, ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा ही है। लोथल कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। अब युग्म समाधियों का सेंस ये है कि जब दो लोगों को साथ में दफनाया गया तभी तो युग्म समाधियां मिली। दो लोगों का साथ में मरना कैसे पॉसिबल है भाई? मान सकते हैं चलो कभी कभी कोइंसिडेंटली हो जाता है कि दो लोग एक जगह साथ मर गए, लेकिन एक साथ मर के दफनाने का सेंस ये है कि या तो वो बहुत खास रहे होंगे, परिवार के रहे होंगे। तो जो उस टाइम के विद्वान हैं वो बताते हैं कि ये पति पत्नी रहे होंगे। उस टाइम भी सती व्यवस्था को प्रायोरिटी दी जा रही होगी। उस टाइम भी जो क्या कहते हैं ये जो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। जब हम इतिहास को पढ़ेंगे, वो भी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, उसमें जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस और राजा राम मोहन राय की क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जी जो होते हैं वो सती प्रथा पर रोक लगाते हैं। अब यहां पर अगर दो युग्म जोड़े आपस में दफनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है उस टाइम के विद्वान अनुमान लगा रहे हैं कि ये पति पत्नी रहे होंगे। पति की मृत्यु होने के बाद में चूंकि महिलाएं आदि काल से अपने आप को, हालांकि अब ऐसा नहीं है, इस चीज को मैं बिल्कुल भी डिनाई कर रहा हूं इस बात से कि आज के टाइम में पुरुष और महिला इक्वल हैं, बराबर हैं, लेकिन तब के विद्वान कहते थे कि ये महिलाएं ही रही होंगी। पुरुषों की मृत्यु के पश्चात इनको उन्हीं की कब्र में दफना दिया जाता था और इसी से लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अगला है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मिला है। हाँ, ये तो सही है, कांस्य मूर्ति के साक्ष्य आपको किताबों में भी देखने को मिल जाती है। एक नटराज की मूर्ति होती है, नटराज की मूर्ति टाइप होती है जो कि वो मोहनजोदड़ो और क्या कहते हैं वहां मोहनजोदड़ो से ये नर्तकी जो कि कांस्य की मूर्ति होती है वो साक्ष्य मिले। फिर उसके बाद में आते हैं आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान, आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे